नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी किसी एक फैसले से पूरा माहौल बदल जाता है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट का ताजा आदेश भी कुछ ऐसा ही है। दिल्ली दंगों के आरोपी के तौर पर 2020 से जेल में बंद उमर खालिद को आखिरकार 16 से 29 दिसंबर तक अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। लेकिन देखिए, यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात यह है कि ये ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट बार बार दिल्ली पुलिस से सख्त सवाल पूछ रहा था, नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा था और जमानत की देरी को लेकर उसकी जिम्मेदारी और मंशा पर सवाल उठा रहा था। ऐसे में अचानक निचली अदालत से ये राहत मिल जाना लोगों के जहन में कई तरह की चर्चाएं और संदेह पैदा कर रहा है। कोर्ट ने शर्तें भी बेहद सख्त रखी हैं। उमर सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेगा, न किसी गवाह से बात करेगा और केवल परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों तक ही सीमित रहेगा। यानी अदालत ने उसे केवल एक पारिवारिक दायित्व निभाने का जो अवसर है वो इस अंतरिम जमानत के जरिए दिया है, न कि स्वतंत्र और सार्वजनिक उपस्थिति। लेकिन इस बीच आप देखिए, इस बीच बड़ा सवाल ये नहीं कि शर्तें क्या लगी, बड़ा सवाल यहां पर यह हो जाता है कि अब तक जमानत क्यों नहीं दी गई। जब देश की सर्वोच्च अदालत लगातार पूछ रही थी, बार बार सवाल कर रही थी और ये जानने की कोशिश हो रही थी कि सबूत कहां है, चार्जशीट में क्या ठोस सामग्री है, ट्रायल क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आखिर किस वजह से ये जो पूरा मामला है वो 3 साल से ठहरा हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत पूछ रही थी। बहुत से कानूनी विशेषज्ञों की माने तो वो ये कहते हैं कि यूएपीए मामलों में जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कठिन का ये मतलब नहीं हो जाता है कि एक व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल की सलाखों में रखा जाए जबकि ट्रायल शुरू भी ना हो। सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने सबसे बड़ा सवाल यही उठाया दोस्तों, यही उठाया कि अगर जांच और आरोप इतने मजबूत हैं तो फिर पुलिस जवाब देने में क्यों पीछे हट रही है, और अगर जांच में कमियां हैं तो इतने महीनों तक स्वतंत्रता से वंचित रखने का क्या औचित्य था। ये देश की सर्वोच्च अदालत के सवाल थे। यही दो ध्रुव आज की बहस के मुख्य केंद्र हैं दोस्तों। यही नहीं, इस मामले में राजनीतिक माहौल भी जो है वो भी गहरा छाया प्रभाव जो है रहा है। 2020 के दंगों को लेकर देश में ध्रुवीकरण बना, बयानबाजी बढ़ी और कई लोगों के लिए यह मामला कानून से ज्यादा राजनीति का विषय बन गया। लेकिन अदालतें राजनीति नहीं देखती हैं, उन्हें सबूत, प्रक्रिया और संविधान देखना होता है। सुप्रीम कोर्ट की लगातार तीखी टिप्पणियां ये याद दिलाती हैं दोस्तों कि न्यायपालिका की जिम्मेदारी सिर्फ आदेश देने की नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करने की भी है कि किसी नागरिक के अधिकारों का अनावश्यक जो है हनन ना हो। इसलिए जब निचली अदालत ने अचानक अंतरिम राहत दी तो बहुतों को यह महज एक पारिवारिक अनुमति नहीं लगी। ये संकेत माना गया कि शायद न्यायिक प्रक्रिया के भीतर दबाव संतुलन बदल रहा है। लोग बेहिचक पूछ रहे हैं कि क्या ये राहत सुप्रीम कोर्ट के बढ़ते सवालों के चलते संभव हुई? क्या निचली अदालतों ने 4 साल बाद महसूस किया कि मामले का बोझ अब ठोस कानूनी आधार नहीं बल्कि अनिश्चित इंतजार बनता जा रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल ना पूछे होते तो क्या ये अंतरिम जमानत इतनी आसानी से दे दी जाती? आप बताइए, इतनी आसानी से दी जाती क्या दोस्तों? हम न्यायपालिका पर सवाल नहीं खड़े करते, लेकिन सवाल जनता खड़ी कर रही है। और लोकतंत्र का जो तकाजा है वो यही है कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, नजर भी आना चाहिए। जब कोई मामला इतने सालों से अटका रहे, ट्रायल ना हो, सबूतों पर प्रश्न उठे और फिर अचानक राहत मिल जाए, तो आम नागरिक के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। न्यायपालिका जितनी शक्तिशाली है उतनी ही उसके ऊपर सार्वजनिक भरोसे की जिम्मेदारी भी है। आप समझिए,
तो आज की चर्चा के अंत में हम आते हैं दोस्तों, उमर खालिद की ये अंतरिम राहत एक साधारण पारिवारिक अनुमति लग सकती है, लेकिन ये जो मौजूदा न्यायिक माहौल है ना, इस माहौल का एक अहम संकेत भी समझना जरूरी है, और वो ये कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ये तय करेगी कि उनकी जो नियमित जमानत है उस पर फैसला होगा। लेकिन एक बात ये साफ है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हिरासत का नहीं, बल्कि हमारे न्याय तंत्र की कार्यप्रणाली, उसकी पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों की कसौटी भी बन चुका है दोस्तों। जी हाँ, और जनता कहीं ना कहीं आज यही सवाल जो है वो खुद से भी पूछ रही है, और कहीं ना कहीं देश के सत्ताधारियों से भी पूछ रही है, जो सिर्फ अपने हित को साधने के लिए या अपने एक नैरेटिव को सेट करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे, इस तरह के कदम उठाते हैं। और प्रशासन, किसी भी संस्थान की हम बात करें तो उस पर दबाव बनाने की भी जो कोशिश है वो यहाँ पर होती है। इसीलिए दोस्तों ये मुद्दा हम लेकर आए आपके सामने, ये सच आपके सामने रखा, पूरी चर्चा यहाँ पर की, पूरी सच्चाई के साथ, तथ्यों के साथ। लेकिन ये बेहद सोचनीय और बेहद निंदनीय भी। इसलिए मैंने कहा कि ये जो मामला है वो सिर्फ एक व्यक्ति की हिरासत का नहीं रह जाता, बल्कि हमारे न्याय तंत्र की कार्यप्रणाली, उसकी पारदर्शिता, उसके मूल्यों की कसौटी बन चुका है। और जनता यानी आप और हम आज यही जानना चाहते हैं कि आखिर न्याय की जो ये राह है वो इतनी लंबी और टेढ़ी क्यों बनी हुई है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, और इस सच को जानने के बाद ये जो पूरा आपके सामने हमने सिनेरियो रखा है, इसको लेकर आपके मन में क्या विचार है, आप इसे किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।